हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बोर्ड्स में कुछ समय बाकी है और हमने शुरू किया हुआ है धुरंधर बैच, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स। चैप्टर नंबर 1 में सॉल्यूशंस में हमने लास्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। समय ना खराब करते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं और बीच में ही बात करेंगे अगर कोई भी करनी हुई तो टॉपिक आज का काफी इंपॉर्टेंट है, राउल्स लॉ। बट उससे पहले एक चीज समझने वाली है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो चलिए वेपर प्रेशर को समझते हैं। हमारे पास एक वेसल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ए है, पानी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भैया है क्लोज कंटेनर। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ए है तो सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल्स किसके हैं? सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल ए के हैं। सरफेस से पार्टिकल उड़ेगा, वेपर्स बनेंगे, ए के वेपर्स बनेंगे। जैसे जैसे वेपर बनेंगे धीरे धीरे करके कंडेंसेशन शुरू होगा और फिर एक ऐसा समय आएगा जब जितनी तेजी से लिक्विड से वेपर बनेंगे उतनी ही तेजी से वेपर से लिक्विड बनेगा। जितनी तेजी से वेपर उतनी तेजी से लिक्विड। एंड इसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ये जो वेपर्स हैं ये दीवारों के साथ स्ट्राइक करके जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। सो बेसिकली क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए है तो सरफेस पे सारे पार्टिकल्स ए के ही हैं, ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं पी नॉट या पी ए नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, जब सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमने अनदर लिक्विड बी भी ऐड कर दिया है, अनदर लिक्विड बी जो कि वॉलेटाइल ही है, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल हमने बी के ऐड कर दिए हैं। बी ऐड करने से कुछ ना कुछ सरफेस पे बी भी आ जाएगा, तो डॉट पहले से कम हो जाएंगे। जो ए है मैंने उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया और बी को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कुछ जो सरफेस पे पार्टिकल बी के आएंगे उससे वेपर्स बी के भी बनेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इनमें भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितनी तेजी से ए बना उतनी तेजी से ए कंडेंसेट हुआ, जितनी तेजी से बी के वेपर बने बी कंडेंसेट हुआ, दोनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब ये दोनों ही मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फाइन। पी ए अपना अलग प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड बी के वेपर्स अपना अलग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ए कर रहा है उसे हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। भाई क्योंकि अब ये दो लोग हो गए हैं तो किसी एक के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली बी को क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। एंड दोनों मिलके टोटल करके जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसे हम बोलते हैं टोटल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टोटल वेपर प्रेशर। यानी कि यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों मिलके दीवारों के साथ स्ट्राइक करके इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम बाय स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो दोनों मिलके जो कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? टोटल वेपर प्रेशर। एंड इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। क्या आता है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बेसिकली वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन है फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड मिक्सचर के लिए, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है अपनी स्टेटमेंट में? देखिए ये ही हमारे पास जो हमने बनाया हुआ है, ये दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। हम इसे सॉल्वेंट की बजाय नाम रख लेते हैं लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों को मिक्स किया हुआ है। सो बेसिकली द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, यहाँ पे ए के कारण प्रेशर कितना होगा? राउल्ट्स लॉ कहता है द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए is directly proportional to the amount of A present in the solution। ये इस बात पे डिपेंड करता है
कि कितना ए लिया गया है, अमाउंट ऑफ ए इन सोल्यूशन फॉर्म। अगर आप ए सोल्यूशन फॉर्म में ज्यादा लोगे तो वो सरफेस पे भी ज्यादा आएगा, और अगर आप सरफेस पे ज्यादा ए आएगा तो उसके उड़ने के चांस भी, वेपर बनने के चांस भी ज्यादा है। सो प्रेशर बिकॉज ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ए इन द सोल्यूशन। अब अमाउंट रिप्रेजेंट करने के हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। जो ये ले रहा है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के क्या लगेगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के लगेगा पी ए नॉट। क्या लगेगा? पी ए नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का मतलब अगर ये कल्ला ए ही होता, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए होता सोल्यूशन के अंदर, तो वो कितना प्रेशर क्रिएट कर पाता। सोचिए जरा, ये हमें क्या बताता है? पहले मैं आपको एक बात बता दूं जरा, पीबी क्या बनेगा? पीबी इज अमाउंट ऑफ बी इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में बी कितना है, तो मैं कह सकता हूं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड करता है। एंड पीबी इज पीबी नॉट एक्सपी। क्लियर? सो कितना प्रेशर बिकॉज ऑफ ए होगा यहाँ पे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ ए कितना लिया गया था एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। सुनिए जरा, ये ए पी ए नॉट एंड पीबी नॉट क्या बताना चाहता है, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। तो मैं कहता हूं ये बताता है कि ए की उड़ने की क्षमता कितनी है, ए की उड़ने की इच्छा कितनी है। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए होता और 100 mm ऑफ मर्करी प्रेशर क्रिएट होता, और ऐसा ही एक और हम वेसल लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी होता और उसका उड़ के प्रेशर 200 mm ऑफ मर्करी बनता। तो इससे हम क्या एम्प्लॉय करते हैं? इससे हम समझते हैं कि ए के उड़ने की इच्छा कम है, बी की उड़ने की इच्छा ज्यादा है। क्योंकि जब अकेला ए लिया गया सोल्यूशन में तब उसने 100 mm बनाया, अकेला बी लिया गया तो 200 mm बनाया। तो यहां से समझ आना चाहिए कि बेसिकली पी ए नॉट एंड पीबी नॉट हमें बताता है कि इनके वेपर बनने की इच्छा कितनी है, इनकी उड़कर वेपर बनने की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है। तो बेसिकली यहाँ हवा में कितना ए है या कितना बी है, उसका प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता है। आपने यहाँ कितना ए लिया था और उसकी उड़ने की इच्छा कितनी है। सोचिए ना, उड़ने की इच्छा पे डिपेंड करेगा। समझिए जरा ध्यान से भाई, एक ऐसी चीज कितनी ली गई है, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा उड़ेगा, और उसकी उड़ने की इच्छा कितनी है, जिसकी उड़ने की इच्छा ज्यादा होगी उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। क्लियर? तो प्रेशर बिकॉज ऑफ ए इन दो बातों में डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, बी इन दो बातों में डिपेंड करता है। तो अगर हम टोटल करें, व्हाट इज पी टोटल? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स पी। पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स पी। आप एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हो, चाहे तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक चीज गिवन है तो आप इसमें ये ऐसा कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, वो है वाई ए वाई बी निकालने का। सो समझिए जरा, वाई ए वाई बी क्या होता है। वाई ए वाई बी है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। क्या है वाई ए वाई बी? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। हमें बताना है कि हवा में कितना ए है, वेपर्स में कितना ए का मोल फ्रैक्शन है, वेपर्स में कितना बी का मोल फ्रैक्शन है। देखो, हमें लिक्विड का तो गिवन था एक्स ए एक्स बी, हमें निकालना है कि वेपर में कितना ए है एंड वेपर में कितना बी है। तो समझिए जरा, हमें बेसिकली निकालना है Na अपॉन एन टोटल, बट इन वेपर फेस। किस में निकालना है? वेपर फेस। तो Na यहां कितने ए के मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं इन वेपर फेस निकालना है। तो भाई
हमारे पास कोई आइडिया नहीं है मोल्स का, एक आइडिया है मोल्स का रेशियो प्रेशर्स का रेशियो होता है। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम ये बात समझते हैं कि मोल्स का रेशियो प्रेशर के रेशियो के ही बराबर होता है। तो यहां पे Na की बजाय मैं यहां लिख देता हूं प्रेशर बिकॉज ऑफ A, और N टोटल की बजाय मैं लिख देता हूं प्रेशर टोटल, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा PA नॉट XA। ये क्या है? PA नॉट XA। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ हवा में कितना A का प्रेशर है अपॉन, जब टोटल प्रेशर का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारे पास हवा में कितना, वेपर्स में कितना A का मोल्स का रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। सिमिलरली हवा में कितना B है, दो टेक्निक है भैया आपके पास, ये तो आ ही गया था, वाई आ गया है तो 1 माइनस वाई भरिए भैया, ये वाई बी आ जाएगा, बड़ा इजीली आ जाएगा। क्लियर? अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए बी के कितने मोल्स हैं हवा में अपॉन टोटल कितने हैं, तो बी के मोल्स कैसे निकाल सकते हो? बी के मोल्स नहीं मिलने वाले आपको, क्या करना पड़ेगा? ए के मोल्स के लिए क्या किया? ए का प्रेशर लिया। टोटल मोल्स के लिए क्या किया? टोटल प्रेशर लिया। सिमिलरली यहां बी का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, PB नॉट XB अपॉन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। पर सोचने की बात यह है, हम इतना क्यों मत्था मारेंगे भाई, हम इतनी पकाई क्यों करेंगे जब हमारा सर सकता है। वाई ये पता है तो वाई भी 1 माइनस वाई करके सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं, जिससे आपको ये ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो न्यूमेरिकल आपके पास स्क्रीन में है। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 हमें 25.5 दिया हुआ है, एंड मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन जो है हमें वो 40 ग्राम दिया हुआ है। P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है हमें दिया हुआ है, दैट इज 200 mm ऑफ मर्करी, एंड P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन हमें दिया हुआ है 415 mm ऑफ मर्करी। क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स 25.5 डिवाइड बाय क्लोरोफॉर्म का मास विच इज 119.5, एंड हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स डाइक्लोरोमीथेन के विच इज 40 बाय इसका मास विच इज 85। क्लियर? सो उसके बाद हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। फाइन, देखो दोनों का मास गिवन था, दोनों का P नॉट गिवन है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें लेने होंगे इसके मोल्स, जो कि हमारे पास है 0.213। क्लियर? एंड इसके मोल्स है हमारे पास 0.470। मैंने ऑलरेडी सारे कैलकुलेशंस किए हुए हैं, तो यहाँ पे बनता है 0.213। क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन लेने के लिए क्लोरोफॉर्म के मोल्स अपॉन दोनों का टोटल। फाइन, सो विच कम्स आउट टू बी 0.312। अगर ये वाला इतना है तो मैं दूसरा वाला तो सीधा ही लिख सकता हूं। क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस प्लस, अरे क्यों करेंगे इतनी मेहनत भैया, क्या करेंगे? ये दिया हुआ है तो ये 1 में से माइनस कर देंगे 0.688। तो P टोटल कितना आ गया है? हमें क्या निकालना है? देख लो, सबसे पहले क्या पूछा है? P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। तो क्या करेंगे? P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मतलब अरे क्लोरोफॉर्म की उठने की इच्छा कितनी है और क्लोरोफॉर्म है कितना भैया, और डाइक्लोरोमीथेन की उठने की इच्छा कितनी है एंड डाइक्लोरोमीथेन है कितना, दो बातों पे डिपेंड करता है ये। क्लियर? तो 200 इंटू
0.312 प्लस 415 into 0.47, so which comes out to be 347.9 mm of mercury. क्लियर? बट क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, सेकंड स्टेप पढ़िए इसका क्या कहना चाहता है ये सेकंड स्टेप में। ये कहता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाले, यानी कि हवा में अब कितना क्लोरोफॉर्म है। देखिए आप ये नहीं कह सकते हवा में क्लोरोफॉर्म उतना ही है जितना लिया था नीचे लिक्विड में, क्यों? हो सकता है क्लोरोफॉर्म नीचे ज्यादा लिया हो और उसने कहा हो भाई मैं नहीं उड़ना चाहता। हो सकता है डाइक्लोरोमीथेन पहले कम लिया हो, वो कहना चाहता हो भाई मैं तो बहुत उड़ूंगा। सोचिए ये अकेला उड़ता तो 200 प्रेशर क्रिएट करता और ये अकेला उड़ता तो 415 mm क्रिएट करता। इसका मतलब दोनों की उड़ने की इच्छा एक जैसी नहीं है। जब उड़ने की एक जैसी इच्छा नहीं है तो नीचे जितना मर्जी लिया हो, ऊपर तो अलग गड़बड़ आएगी भैया। तो ऊपर के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल प्रेशर। एंड क्लोरोफॉर्म का प्रेशर कितना है? ये रहा 200 into 0.312, 347.9। मेरा गला थोड़ा खराब है पर एंथुसियाज्म थोड़ा हाई है, जोश हाई है। क्लियर? तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया है? ये आ गया है 0.18। कितना आ गया? 0.18। सो शुड आई सॉल्व फॉर डाइक्लोरोमीथेन और नॉट? अरे नहीं भैया, ये कितना आ गया है? 0.82। सो दैट सम्स अप द न्यूमेरिकल ऑफ राउट्स लॉ। ये है बेसिकली राउट्स लॉ। क्लियर? तो इसके अंदर हमें एक और चीज पढ़नी है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो नेक्स्ट समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। देखिए राउट्स लॉ एक क्लोज्ड ग्राफ है, समझिए जरा, बड़ा ही अलग किस्म का है ये, वैसा नहीं है, ये ग्राफ है। ध्यान से समझिए, ऐसा ग्राफ बहुत रेयरेस्ट होते हैं। ये एक क्लोज्ड ग्राफ है। क्लोज्ड ग्राफ मतलब जिसकी लोअर एंड अपर लिमिट्स फिक्स्ड हैं। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ये 0 है और ये मैक्सिममली कितनी हो सकती है? 1। दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज्ड ग्राफ, बिकॉज मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, ये 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से बढ़ नहीं सकता है, तो ये तभी ये क्लोज ग्राफ है। अब जब a 0 है तो a, तो भाई जब a है ही नहीं है लिक्विड में, उसका प्रेशर भी नहीं होगा। जैसे जैसे लिक्विड में a बढ़ेगा उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। और इस पॉइंट पे मैंने ये मान के चला है कि सारा सोल्यूशन, सारा लिक्विड a ही है। जब सारा लिक्विड a है तो हमने आज लेक्चर शुरू कहां से करा था? जब सारा a है तो फिर जो प्रेशर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? PA नॉट। क्या बोलते हैं? PA नॉट। क्लियर? सिमिलरली अब जब सारा A है तो B नहीं है, और जब A नहीं है तो सारा B है, तभी ये क्लोज ग्राफ है। बिकॉज A और B एक साथ साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन में चलते हैं। अगर A बढ़ रहा है तो B कम हो रहा है, A कम हो रहा है तो B बढ़ रहा है। तो यहां इस पॉइंट पे B का प्रेशर क्या है? 0। इसे भूल जाइए पहले ग्राफ को, मान के चलिए B का प्रेशर यहाँ पे क्या है? 0। अब जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे B का प्रेशर बढ़ रहा है, एंड इस पॉइंट पे B अपनी मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि सारा सोल्यूशन में B ही है। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे? PB नॉट। एंड अगर इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो ये क्या बन गया? P टोटल, यानी कि PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब यहाँ पे कई बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, भाई क्या डाउट आ सकता है कि ये क्या ऐसा बन सकता था कि यहाँ PA नॉट होता और यहाँ PB नॉट होता? बोथ आर करेक्ट ग्राफ्स, दोनों ग्राफ करेक्ट हैं। ये टर्म्स वैसे ही हैं जैसी पहले थी। यहां मैंने अज्यूम किया है कि A की उड़ने की इच्छा B से ज्यादा है,
और यहां मैंने अज्यूम किया है कि बी की उड़ने की इच्छा ए से ज्यादा है। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। ये क्लोज्ड ग्राफ है, बड़ा यूनिक ग्राफ है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कहां राउट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस में एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज बेसिकली राउट्स लॉ की लिमिटेशन। राउट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं है। मुद्दे की बात ये है, होता क्या है भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो समझेंगे जरा ध्यान से। मैंने बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस बनाया है। एंड नॉन आइडियल भी आगे दो किस्म का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो हम बेसिकली सारे डिफरेंसेस को एक साथ लेके चलेंगे। तो लेट्स हैव इट, समझते हैं ढंग से जरा क्या लफड़ा है। बहुत अच्छी चीज है यार, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो देखिए जरा, अगर हमारा प्रेशर, देखो जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया था ए और बी को, तब हमारा प्रेशर जो एक्सपेक्टेड है वो ये है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। अगर हमारा प्रेशर जो एक्चुअली में आ रहा है वो उतना ही आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड है, उतना ही आ रहा है जितना एक्सपेक्टेड है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि जो राउट्स लॉ को ओबे करता है, विच ओबेज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ने बोला कि इतना प्रेशर आना चाहिए, उतना ही आया है, उसे बोलते हैं राउट्स, उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पर अगर जितना सोचा था, जैसे सोचा क्या था, ये आना चाहिए, जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया था क्या सोचा था, इतना आना चाहिए, आया क्या, आया उससे ज्यादा, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड जब जो सोचा था, सोचा ये था कि इतना आना चाहिए, जब दो चीजों को मिक्स करूंगा तो ये प्रेशर आना चाहिए, बट आया क्या, उससे कम, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सोचने वाली बात ये है, ऐसा क्यों हुआ भाई? तो हुआ इसलिए, देखो जब मेरे पास कोई ए, और ये सारा बात ना फंडा फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जब मेरे पास जो ए सॉल्यूशन था, ए और ए के बीच में जो फोर्सेस थे, बी और बी के बीच में जो फोर्सेस थे, जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो ए का ए के साथ फोर्स टूट गया, बी का बी के साथ टूट गया, और ए और बी के बीच में फोर्सेस बन गए। अगर तो ये फोर्सेस अब भी उतने ही हैं जितने पहले थे, तो ये राउट्स ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बट अगर यहां पे क्या होता है, ए और ए के बीच में फोर्सेस अच्छे थे, बी और बी के बीच में फोर्सेस अच्छे थे, जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया तब ए के बी के साथ फोर्सेस अच्छे नहीं थे। ए कहता मेरे को नहीं बैठना यार इस बंदे के साथ, ये बिल्कुल भी बढ़िया बंदा नहीं है। ए का बी के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कोई घटिया फोर्सेस आ गए इनके बीच में जिसके कारण ए बी के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं कर रहा। ए बी को क्या कह रहा है, यार तेरे साथ रहने से अच्छा तो मैं उड़ जाता हूँ। बी क्या कह रहा था, तेरे साथ रहने से अच्छा तो मैं परी बन जाता हूँ, मैं उड़ जाता हूँ। इसका मतलब दोनों ही बंदे एक दूसरे के साथ रह के खुश नहीं है। इसका मतलब ए का प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आया, क्योंकि वो बी के साथ रहना ही पसंद नहीं कर रहा। बी का प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आया, तो नेट टोटल भी जितना सोचा था उससे ज्यादा आ गया, जितना सोचा था उससे ज्यादा आ गया। जबकि यहां क्या है, ए और बी के बीच में फोर्सेस उतनी ही है, प्रेशर जितना सोचा था उतना ही आया है, जितना सोचा था उतना ही आया है, तो नेट टोटल भी उतना ही आया है जितना सोचा था। इसमें कोई ज्यादा लफड़ा ही नहीं हुआ। और इसमें क्या हुआ नेगेटिव डेविएशन में, ए की ए के साथ फोर्सेस थी, बी की बी के साथ फोर्सेस थी,
अब हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, जब दोनों को मिक्स किया, ए बड़ा खुश, लॉटरी लग गई भाई, प्यार हो गया बी से, अब इसका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं उड़ूंगा। और बी क्या कह रहा है, मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ना बी उड़ा ना ए उड़ा, ना ए के पेपर बने ना बी के बने, मतलब बने पर कम बने। क्यों? दोनों को एक दूसरे का साथ जम गया। ए औकात से कम उड़ा, जितना प्रेशर आना चाहिए था उससे कम आया। बी भी औकात से कम आया, इसका मतलब नेट प्रेशर जो आया वो जितना आना चाहिए था, जितना आना चाहिए था उससे कम आया, जितना आना चाहिए था उससे कम आया। तो ये सारा फंडा फोर्सेस का है। जहां प्रेशर उतना ही आ रहा है जितना राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड था, उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जहां नहीं आ रहा, ये डज नॉट फॉलो ऑब्वियस, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ है, और ये भी डज नॉट फॉलो। फाइन। जो मेजर चीज इसमें समझने वाली होती है वो होती है एग्जाम्पल। अब यहां पे समझेंगे जरा। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इसमें पहले क्या था, वन डर वाल फोर्सेस। मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। इसके पास पहले क्या था, वन डर वाल फोर्सेस। हेप्टेन के पास पहले क्या था, वन डर वाल फोर्सेस। आपने दोनों को मिक्स किया तो हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में भी क्या है, अभी वन डर वाल फोर्सेस, इनमें घट्टा कुछ नहीं आया भाई। अब भी दोनों के अंदर क्या है, वन डर वाल फोर्सेस ही है। क्लियर? तो इसका मतलब जो फोर्सेस पहले थी अब भी उतनी ही है। इसका मतलब जो ग्राफ जैसे बनना चाहिए था यहाँ पे वैसा ही बना है। मान लीजिए मैं इसे पी ए नॉट मान लेता हूँ, इसे पी बी नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या है एग्जांपल में, इथेनॉल प्लस हेक्सेन। अब अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल के अंदर पहले एच बॉन्डिंग थी। एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल को अच्छी बॉन्डिंग से पकड़ के बैठा था। अब जब हमने उसे हेक्सेन में डाल दिया, इथेनॉल बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका हेक्सेन के साथ पूरा घटिया बॉन्ड बना है। इथेनॉल कहता यार हम पहले अच्छे दिन थे, इथेनॉल इथेनॉल के साथ अच्छा था, अब वो हेक्सेन के साथ रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इथेनॉल क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसा आना चाहिए था मैं पहले से ज्यादा आऊंगा। और हेक्सेन भी क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसा आना चाहिए था मैं भी पहले से ज्यादा आऊंगा, जिसके कारण नेट जो ऐसा आना चाहिए था वो भी पहले से ज्यादा आया। तीनों ही ग्राफ मैंने एलिवेटेड बनाए हैं, तीनों ही ग्राफ पहले से ज्यादा बनाए हैं। और यहाँ पे क्या है एग्जांपल में, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसमें क्या है देखो, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। इसमें पहले डाइपोल फोर्सेस थे, हल्के से प्लस माइनस चार्जेस हैं, पार्शियल माइनस है पार्शियल प्लस है। इस पे भी डाइपोल फोर्सेस है, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस था, कार्बन पे पार्शियल प्लस था। पहले डाइपोल फोर्सेस थे, अब क्या बन गया है, एच बॉन्डिंग बन गई। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ बड़ा खुश है, कह रहा यार बहुत मजा आ गया तुम्हारे साथ रह के, अब और कहीं नहीं जाऊंगा ना उड़ूंगा। यानी कि यहाँ प्रेशर दोनों का क्या बन गया, कम बन गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, ये ऐसा आना चाहिए था, ये ऐसा आना चाहिए था। फाइन, ये ग्राफ ऐसे आने चाहिए थे, बट आएंगे कैसे। वो कह रहा मैं नहीं उड़ूंगा तो मेरा प्रेशर औकात से कम आएगा। वो कह रहा मैं भी नहीं उड़ूंगा मेरा भी प्रेशर औकात से कम आएगा। वो कह रहा मैं भी नहीं उड़ूंगा मेरा भी प्रेशर औकात से कम आएगा। यहाँ तीनों चीजें औकात से, जो यानी कि नॉर्मल राउट्स लॉ है उससे कम आएंगी, और यहाँ तीनों चीजें नॉर्मल राउट लॉ से ज्यादा आएंगी। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट दो चीजें रह गई हैं, वन इज डेल्टा एच वाला पॉइंट और डेल्टा वी मिक्सिंग का पॉइंट। फाइन, तो समझते हैं दोनों को। समझिए जी जरा।
सबसे पहले डेल्टा एच की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा एच के लिए देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। फाइन, आई होप आपने पढ़ लिया था। देखो ए और ए के बीच में बॉन्ड ये ब्रेक करने हैं और ये फॉर्म बॉन्ड मतलब बनना है। ये तो जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी लगेगी, यानी कि दिस प्रोसेस इज एंडो। जब आपने ए को बी के साथ मिक्स किया, ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, बी और बी का टूटेगा, इसमें एनर्जी लगेगी, ये एंडोथर्मिक है। और ए और बी का बॉन्ड बनेगा, ये बनने वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब ए और ए में जो फोर्सेस हैं, बी और बी में जो फोर्सेस हैं, ए और बी में भी वैसी ही फोर्सेस हैं। इसका मतलब तोड़ने में जितना जोर लगेगा, बनाने में उतनी एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब यहां नेट कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज पहले भी उतने ही फोर्सेस थे, अब भी उतने ही है। और यहां क्या है, ए की ए के साथ, बी की बी के साथ फोर्सेस अच्छे थे, इसे तोड़ने में जोर, ये जो एंडो काम है ये ज्यादा तगड़ा है, इसे जोर ज्यादा लग रहा है। जबकि ए बी के साथ रह के खुश नहीं है, मैं यार मैं रहना ही नहीं इसके साथ, जब मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है तो मैं ज्यादा एनर्जी देने वाला नहीं हूं। तो यहाँ फॉर्मेशन के टाइम पे जब ये बॉन्ड बना होगा, एनर्जी निकली नहीं होगी ज्यादा, तो नेट डेल्टा एच पॉजिटिव आया होगा, यानी कि ये एंडोथर्मिक काम हुआ होगा। और यहां क्या हुआ होगा, आपने ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड वीक है, ये चौखा टूट गया होगा, इसमें एनर्जी ज्यादा नहीं लगी होगी। और ए बी के साथ रह के करा बहुत खुश, बताओ कितनी एनर्जी निकालनी है, मैं ज्यादा एनर्जी दे दूंगा, मैं बहुत खुश हूं, जितनी एनर्जी ज्यादा दूंगा उतना स्टेबल बनूंगा, मैं बड़ा स्टेबल बंदा हूं, ज्यादा एनर्जी निकालेगा। इसका मतलब यहाँ नेट डेल्टा एच क्या है मिक्सिंग पे, नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल एनर्जी निकली है। फाइन। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या है कि 50 + 50, मैं हमेशा कहता हूं यहाँ पे 100 ml बना है, इसका मतलब यहाँ वी मिक्सिंग क्या है 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 50 ml का ए लिया, 50 ml के बी में डाला, तो नेट सोल्यूशन 100 ml बनना चाहिए था और 100 ही बना है। और यहाँ पे क्या है, जब आपने 50 ml का ए और 50 ml का बी लिया, दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम 102 बन गया। ए कह रहा मेरे को बी के साथ रहना ही नहीं है, दूर रहना मेरे को इसके साथ, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता। 50 + 50 102 वॉल्यूम बन गया, यानी कि नेट 100 बनना चाहिए था, 100 बनना चाहिए था, बना कितना 102। मिक्स करने पे वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, क्यों, फोर्सेस अच्छे नहीं है ना भाई, ए बी के साथ रहना नहीं चाहता। क्लियर। एंड यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, जब आपने ए को बी के साथ मिक्स किया, 50 ml का ए 50 ml के बी के साथ मिक्स किया, दोनों में प्यार बड़ा था, ए की गोदी में आके बी बैठ गया है, 50 + 50 90 80 रह गया है, 99 ही रह गया है। यानी कि यहाँ पे नेट वॉल्यूम के अंदर मिक्सिंग, क्यों, फोर्सेस ज्यादा थे ना, पास में आके बैठ गए हैं, वॉल्यूम जितना सोचा था 100 आएगा उससे कम आ गया है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया है, नेगेटिव। क्लियर, कोई दिक्कत। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा मिक्सचर जिसे हम, देखो राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हमने आज एक न्यूमेरिकल भी पढ़ा था जिसमें क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन लिया, दोनों की जितनी पहले मोल फ्रैक्शन थी जो हमने ली थी सोल्यूशन में और जो वेपर में बनी वो अलग अलग आई, साफ साफ दिख रहा था कि डाइक्लोरोमीथेन 0.82 बन गया है, जबकि पहले उसका मोल फ्रैक्शन कम था। क्यों, क्योंकि उसकी उड़ने की इच्छा ज्यादा थी। सो बेसिकली एजियोट्रॉप मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी लिक्विड कॉम्पोजिशन और उसकी वेपर कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम होती है। हम उसके कंपोनेंट्स को राउल्ट्स लॉ लगा के या यूं कहूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोस which cannot be, whose components can not be separated by
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस में एजियोट्रॉप्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में होते हैं। क्लियर? तो जिनका पॉजिटिव डेविएशन होता है, इनका मतलब प्रेशर ऑलरेडी औकात से ज्यादा बन रहा है। यहाँ ग्राफ बना हुआ था, आप देख सकते हो, प्रेशर ऑलरेडी औकात से ज्यादा बन रहा है। जब वेसल के अंदर प्रेशर ऑलरेडी उम्मीद से ज्यादा बना हुआ है, इसका मतलब उसे बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, इसीलिए इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशंस है उसमें वेसल में प्रेशर ऑलरेडी उम्मीद से ज्यादा है। देखो, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? जब वेसल के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच कर रहे हैं। देखो, यहां पहुंचना था, आप यहां होने चाहिए थे, पर आप ऑलरेडी यहां चल रहे हो, तो आपको ज्यादा रास्ता तय नहीं करना है, कम कम लेवल पे बॉयल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या है? जब आप और मतलब आप यहां होने चाहिए थे, यहां पहुंचना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां है, बट नेगेटिव डेविएशन में ऑलरेडी आप नीचे चल रहे हो, आपका प्रेशर ऑलरेडी औकात से कम चल रहा है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको हीट ज्यादा करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंड ये दोनों भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो एजियोट्रॉप्स दो तरीके के हो गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? तो पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम में लिखने हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में लिखने हैं। फाइन। सो इसके अलावा अब आपको क्या करना है, आपको ये नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन के कुछ और एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, एंड हम उन कमेंट सेक्शन के बेसिस पे, बच्चों की जैसे फर्स्ट वीडियो में डिमांड आई थी, हम कमेंट सेक्शन के बेसिस पे आपको देंगे गिव अवे हमारी जर्सीज। आपको साथ में अपनी स्टेट और सिटी भी मेंशन करनी है जहां से आप ये वीडियोस देख रहे हो। क्लियर? तो आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के और एटलीस्ट एक एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर? इसके अलावा एक और क्वेश्चन काफी ज्यादा स्पेशल है जो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ के साथ एसोसिएटेड है, वो है कि राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, विश यू लक। थैंक यू।